नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं फिर से मणिपुर की। और मणिपुर की बात इसलिए क्योंकि अभी हाल की चर्चाओं में मणिपुर की जैसी बातें होती रही हैं, उसकी वजह से ये समझ में आता है कि मणिपुर के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक तो हैं, मगर ऐसी जानकारी जो उनके काम की हो वो बाहर नहीं आ रही। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मणिपुर में जैसा कि कहा जा रहा है, तीन एथनिक ग्रुप्स की लड़ाई है, नागा, कुकी और मैतेई, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है ये समझना है अगर, तो आपको ये समझना होगा कि इस इलाके की जो डेमोग्राफी है वो बटी हुई कैसे है। 90% जो ज़मीनें हैं वो हिली एरिया में आती हैं और वहाँ पर मैतेई लोग, जो कि आबादी में करीब 45% होते हैं, उन्हें ज़मीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो एसटी में नहीं आते, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं आते। जबकि नागा और कुकी समुदाय से आने वाले लोग जो हैं वो लोग इस इलाके में ज़मीन खरीद सकते हैं और वो मैतेई लोगों के एसटी में शामिल किए जाने का जो वहाँ के हाई कोर्ट का आदेश आया था उसका विरोध कर रहे हैं। और हिंसा इसी बात पर भड़कनी शुरू हुई थी। हाई कोर्ट के इसी आदेश पर हिंसा भड़कनी शुरू हुई थी और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है कि इसमें दखल देकर, अगर सरकारों से काम नहीं हो पाया तो वो दखल देकर इसमें बीच बचाव करने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये तीन जनजातियां क्यों नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो पता चलता है कि जो कुकी कहे जाते हैं ये दरअसल कोई एक समुदाय नहीं है। कुकी कहे जाने वाले समुदाय में शुरुआत से ही, मतलब 1777 में जब हिली ट्राइब्स का ब्रिटिशर्स पर हमला होता रहा तो कुकी लोगों को एक समुदाय बताकर, करीब 17 ट्राइब्स को एक ट्राइब बताकर, कुकी नाम देकर और उनका हमला बताया गया था। इस वजह से इन सभी समुदायों को एक साथ कुकी कहा जाता है। आज की तारीख में अगर हम लोग गिनती करें तो करीब 49 ट्राइब्स ऐसी हैं जिन्हें एक साथ मिलाकर कुकी कहा जाता है। मिलती जुलती सी भाषाएं होती हैं इनकी, एक जैसी, इसकी वजह से इन्हें एक साथ रखा जाता है। नागा समुदाय के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप नागा समुदाय के फेस्टिवल्स सिर्फ देख लें, नागा लोगों को रंग बड़े प्रिय होते हैं, तो नागा शब्द जो होता है वो शब्द भी दरअसल अहोम लोग इस्तेमाल किया करते थे। अगर हम लोग बात करें दूसरे समुदायों की, जैसे कि मिज़ोरम के लोगों की या दूसरे और इलाकों के लोगों की, मणिपुर के लोगों की, अरुणाचल प्रदेश के लोगों की, तो वो लोग इन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। चिन या फिर माओ, हो, ऐसा नाम भी जो होता है ये इन समुदायों का होता है। और अभी की तारीख में अगर हम लोग नागा की बात करें तो 89 ट्राइब्स ऐसे हैं जो एक साथ मिलकर नागा होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने लायक होती है कि नागा लोगों की मांग है कि उनके लिए एक अलग देश बना दिया जाए। नागालैंड राज्य की मांग चल रही है और कई लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी भाषा की लिपि जो हो, जिसमें वो लिखते हैं, वो देवनागरी या कोई और लिपि अपनी नई बना करके नहीं, वो लोग रोमन लिपि को नागा लिखने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, नागा भाषा बनाकर, और एक लिपि का इस्तेमाल वो लोग करना चाहते हैं। हालांकि ये भाषाएं मिलती जुलती हैं, मगर ये सारी भाषाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक भाषा आप जानते हैं तो दूसरी भाषा समझ लेंगे, ये बहुत ही मुश्किल काम है। अगर एक बार आप नागा लोगों के त्योहारों पर नज़र डालें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने अलग अलग समुदाय हैं और कैसे ये अलग अलग समुदाय मिलकर एक साथ नागा कहलाते हैं। अब चलते हैं हम लोग सोशल मीडिया की चर्चाओं पर। सोशल मीडिया की चर्चाओं पर जो तथाकथित लिबरल समुदाय होता है, जो तथाकथित प्रगतिशील बिरादरी होती है, इन जमातों का कहना है, इन गिरोहों का कहना है कि प्रधानमंत्री कुछ बोलते क्यों नहीं। तो भैया ऐसा है कि इन समुदायों के बीच में आपसी झगड़ा या भारत से इनका झगड़ा कोई आज का नहीं है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, बात निकलेगी तो नेहरू तलक जाएगी, तो ये बात भी नेहरू तक पहुंचती है। आज़ादी के वक्त यानी 1947 में यहाँ बोधचंद्र सिंह नाम के राजा का शासन हुआ करता था और उन्होंने तय किया कि वो भारत के साथ विलय करना चाहते हैं। जब विलय हो गया 1949 के आसपास, उनकी मांग थी कि जो मैतेई, वैष्णव मैतेई समुदाय के लोग हैं, इन्हें भी एसटी का दर्जा दिया जाए। पहले से ये लोग यहाँ रहते आ रहे हैं। तो बोधचंद्र राय का कहना था कि मैतेई वैष्णव समुदाय के लोग जो यहाँ बहुसंख्यक हैं,
47% या 45% के आसपास उनकी आबादी आज है, लेकिन पहले इनकी आबादी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, करीब करीब 90% हुआ करती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे पलायन करके या कहिए कि घुसपैठ करके जब बर्मा की ओर से कुकी लोगों का आगमन इस क्षेत्र में शुरू हुआ, तो उसके बाद से यहाँ डेमोग्राफी काफ़ी बदल चुकी है। आज की तारीख में अगर हम लोग देखें तो 45% हिंदू मैतेई लोगों की आबादी होती है और करीब करीब इतना ही नागा और कुकी ईसाइयों की आबादी हो जाती है। ये आबादी का जो अनुपात है ये हाल के दौर में बदला है। हाल के दौर में बदला है ये दावे के साथ इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि नागा लोगों का जो धर्म परिवर्तन था वो बहुत तेज़ी से 1990 के दशक के बाद शुरू हुआ और ये पिछले 20-30 वर्षों में ही ऐसा हो पाया है कि 45% के आसपास, 40% के आसपास आबादी ईसाई हो गई है। इस इलाके में अफीम की खेती होती थी। अंग्रेज़ लोग इस इलाके में अफ़ीम की खेती किया करते थे और अफ़ीम की खेती की वजह से ये इलाका उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था। अगर आप लोगों की फ़िल्मों में रुचि हो और कहीं आपने व्योमकेश बख्शी जैसी फिल्में देखी हो तो आपका ध्यान गया होगा कि अफ़ीम के कारोबार की वहाँ बात हो रही होती है। हमारे इतिहास में हमें उतनी अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं जाता कि अफ़ीम का कारोबार अंग्रेज़ किया करते थे या ब्रिटिशर्स जो हम पर शासन किया करते थे उनका मुख्य कारोबार अफ़ीम का था, लेकिन सच्चाई यही है। आज जो आप टाटा जैसी बड़ी कंपनियां देखते हैं, ससून जैसे बड़े नाम सुनते हैं, तो टाटा जो JRD टाटा हुआ करते थे उनके पास आपने कभी सोचा है कि एक इस्पात की फैक्ट्री बना देने लायक पैसे कहाँ से आए? असल में वो अफ़ीम के सबसे बड़े सौदागर, सबसे बड़े दलालों में से एक हुआ करते थे और ये सारा जो पैसा था ये अफ़ीम के कारोबार से आया हुआ पैसा था। ये जानकारी आसानी से इंटरनेट पर और दूसरी जगहों पर उपलब्ध है, आप इसकी जांच कर सकते हैं। तो अफ़ीम का ये कारोबार जो था वो उस समय भी वहाँ चल रहा होता था और जो नागा और कुकी लोग वहाँ आकर बसने शुरू हुए, उन्हें उस समय के शासन ने कोशिश की कि इसी अफ़ीम के कारोबार से जोड़े रखा जाए। अवैध अफ़ीम की खेती जो थी वो वहाँ चलती रही। ये लंबे समय तक चलता रहा, जब तक इंदिरा गांधी का दौर आया तब तक बातें और बदल चुकी थी। और जब हम आज कहते हैं कि मोदी कुछ कहता क्यों नहीं, तो आपको एक बार ये भी सोचना होगा कि इंदिरा गांधी ने यहाँ किया क्या था। 5 मार्च 1966, 5 मार्च को 1966 में इंदिरा गांधी ने यहाँ पर हवाई हमलों के आदेश दे दिए थे। आइजॉल पर हवाई हमला कर दिया गया था। हवाई हमला क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था क्योंकि एक मिज़ो संगठन जो था वो 8 बटालियन बनाकर भारत के खिलाफ विद्रोह करने पर आमादा था। अब ये विद्रोह करने पर क्यों आमादा था? इस विद्रोह के पीछे प्राकृतिक आपदा जिम्मेदार थी। मौतम का नाम हो सकता है आपने सुना हो सकता है आपने न भी सुना हो। मौतम का नाम अगर आपने नहीं सुना तो बता देते हैं। इस इलाके में, पूरे इलाके में बांस के घने जंगल होते हैं। 1966 के दौर में यहाँ पर कोई 7 सिस्टर्स नाम के 7 अलग अलग राज्य नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर एक ही असम नाम का राज्य हुआ करता था, बाद में उसका विभाजन हुआ। तो ये जो एक राज्य हुआ करता था, इस एक राज्य में बांस के पूरे जंगल हुआ करते थे। अभी भी अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मिज़ोरम हो, मणिपुर हो, इन सारे इलाकों में बांस के घने जंगल होते हैं और इन बांस के जंगलों में हर 48 वर्षों में, 48 साल 50 साल के लगभग का जो दौर होता है, 48 साल के बाद बांस के पौधों में फूल आते हैं और जब ये फूल खत्म होने लगते हैं उस वक्त जंगल से चूहों का बड़ा बड़ा दल, बड़े बड़े झुंड निकलते हैं और वो जो आसपास का इलाका होता है उस इलाके की सारी जो फसल होती है, सारा जो अनाज होता है उसे खा जाने की कोशिश करते हैं। जो 1959 का ऐसा ही मौसम था उसमें 100 लोगों की मौत हुई थी, ऐसा माना जाता है, ऐसा सरकारी आंकड़े बताते हैं। तो ये जो मौसम हुआ उसके बाद अकाल पड़ा। हर बार ऐसा ही होता है, अकाल पड़ता है, मौसम के बाद चूहे निकलकर सारी फसल और सारा अनाज खा जाते हैं, तो अकाल पड़ेगा ही, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। तो जब ये अकाल पड़ा और असम की सरकार और राज्य की सरकार के ही नहीं, केंद्र की सरकार भी जो थी कांग्रेस की, उसने भी कोई खास कदम, कोई ठोस उपाय लोगों की जान माल की सुरक्षा के नहीं किए,
तो लोगों का गुस्सा भड़का और जो काउंसिल मिज़ो लोगों की फैमिन से बचने के लिए, अकाल से बचने के लिए बनी थी, उसी को बदलकर, उसका स्वरूप बदलकर आर्म्ड रिवॉल्यूशन या सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लेता है। इस सशस्त्र क्रांति को दबाने के लिए 5 मार्च 1966 को इंदिरा गांधी ने आइजॉल पर हवाई हमले के आदेश दे दिए थे। बमबारी हुई थी। तो आज जब हम लोग कहते हैं कि मोदी कुछ करता नहीं या फिर कोई सख्त कदम इस हिंसा से निपटने के लिए क्यों नहीं उठाए जा रहे, तो हमें ये भी सोचना होगा कि आखिर हम कैसे सख्त कदम की बात कर रहे हैं। क्या अपने ही देश पर फिर से हवाई हमला या ज़मीनी हमला कर देने की बात कर रहे हैं? शायद नहीं। जहाँ तक बयानबाजी का सवाल है तो बयानबाजी लंबे समय से जारी है और बयानबाजी के नतीजे भी हम लोग देख चुके हैं। अभी जिस घटना की बात हम लोग कर रहे होते हैं, ये घटना कोई ताज़ा घटना नहीं है, 2, 4, 10 दिन पहले नहीं हुई। ये मई की घटना है। मई की शुरुआत में 4 मई को ये घटना हुई थी और उसके बाद 18 तारीख को 0 FIR दर्ज किया गया था। 0 FIR का मतलब अगर नहीं पता हो तो 0 FIR का मतलब ये होता है कि अगर दुर्घटना या जो भी घटना है वो किसी और ज़िले में हुई, किसी और थाने के इलाके में हुई और रिपोर्ट कहीं और करवाई जाती है तो 0 FIR दर्ज किया जाता है। और 0 FIR होने के बाद जिस थाना क्षेत्र में वो घटना हुई थी वहाँ पर उस 0 FIR को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ भी वैसा ही हुआ था। ये 0 FIR दर्ज हुई थी। इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। और यहाँ भी ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की घटना हुई है। इस तरह की घटनाएं मणिपुर और दूसरे इलाकों में लगातार जारी रही हैं। थोड़ा सा पीछे चल करके अगर हम लोग इसे देखें तो 2004 में भी ऐसी ही घटना हुई थी और उसका विरोध भी हुआ था। जिन लोगों को याद होगा उन्हें शायद एक नग्न प्रदर्शन याद होगा। कुछ महिलाओं ने नग्न होकर असम राइफल्स के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। तो अगर आप ये कहने आए हैं कि स्त्री के शरीर पर ही सारे युद्ध लड़े जाते हैं तो काइंडली माफ़ करें, स्त्री के शरीर पर ही सारे युद्ध लड़े नहीं जाते। कई बार स्त्री के शरीर को हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको सुनने में ये बात भले अच्छी ना लगे लेकिन सच्चाई यही है। जब आप असम राइफल्स के सामने होने वाला विरोध प्रदर्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नग्न होकर जो प्रदर्शन किया जा रहा था, यहाँ पर स्त्री के शरीर को हथियार की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये एक बार हुआ है या एक क्षेत्र में हुआ है ऐसा भी नहीं है, दूसरे कई क्षेत्रों में भी ऐसा हो चुका है। हाल में ही उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी जिसमें एक स्त्री नग्न होकर पुलिस पर टूटती पड़ती दिखाई देती है और उसके बाद पुलिस वाले अपना बचाव करके भागते हुए नज़र आते हैं, दूर हटते नज़र आते हैं, क्योंकि अगर नग्न स्त्री को उन्होंने छू भी दिया तो उनके ऊपर जिस किस्म के मुकदमे आएंगे उनके लिए बहुत बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में पुलिस भी अपना बचाव करती नज़र आती है। तो स्त्री का शरीर कैसे हथियार हो सकता है ये भी आपको समझना होगा। थोड़ा सा ठंडा पानी पीकर, थोड़ा बर्दाश्त करके उसके बाद अगर आप इस मामले को देखें तभी आप इस मामले को समझ पाएंगे। ये हमें एक और मुद्दे पर ले आता है और वो मुद्दा है 2014 के बाद एक्ट ईस्ट नाम की जो पॉलिसी आई थी मोदी सरकार की। उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में भी हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। हम लोगों ने हाल में देखा है, कई बार न्यूज़ में भी, कई दूसरे जो सरकारी प्रचार तंत्र होते हैं उनके ज़रिए भी एक बहुत बड़ा सा पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बन गया था। और ऐसा सिर्फ एक पुल बना हो ये भी नहीं है, उत्तर पूर्व के कई इलाकों में ट्रेन नहीं पहुंचती थी और पहली बार उन्हें हाल फिलहाल में ही रेलवे से जोड़ा गया है। कई जगहों पर बिजली पहुंचने लगी है और ऐसा कई जो विकास का काम जो जिसे आप कहते हैं, ऐसे कई काम उस इलाके में किए जाने लगे जो इतने सालों से नहीं हो रहे थे। अब 60 साल या 70 साल से क्यों नहीं हो रहे थे ये बाद में हम लोग सोचेंगे। एक बार हम लोग फिर से आ जाते हैं नेहरू पर, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं दिया और उस समय जो ये दर्जा नहीं मिला उसकी वजह से आंदोलन लगातार जारी रहे। जब तक इंदिरा गांधी की बारी आई तो उन्होंने दमन का जो तरीका अपनाया वो और भयावह था। और इस दमन के तरीके पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मिज़ोरम अलग था, मणिपुर अलग था या अभी अलग है, इसलिए ये दोनों अलग अलग जगहों की बात हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों एक ही हुआ करते थे उस दौर में और आप एक पर हमला करके और दूसरे को छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता था।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से किताबों से पढ़ के आप इन सभी जनजातियों का नाम याद रख पाएंगे या इनके आपसी संबंध कैसे हैं, आपसी इनके इंटरेक्शंस या ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं उन्हें समझ पाएंगे, तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है। अगर आप 5-6 बार नॉर्थ ईस्ट गए नहीं हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा आदमी कौन सी बिरादरी से, कौन से समुदाय से आता है, किन तौर तरीक़ों का वो पालन करता है, कैसा उसका खान पान होगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो नागा लोगों के लिए पोर्क यानी सूअर का मांस एक बड़ा ही प्रिय व्यंजन होता है, बड़ा फेवरेट व्यंजन होता है। लेकिन अगर हम लोग मैतेई समुदाय की बात करें तो वो लोग शायद इसे छूना भी पसंद ना करें। त्योहारों, कपड़े पहनने, रहन सहन और आपसी बर्ताव के ढंग में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। एक समुदाय दूसरे समुदाय जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखे बिना जो बंटवारे किए गए और उसके बाद जब 2014 में सीधे विकास होना शुरू हो गया तो दिक्कतें क्या आई होंगी। इससे आपको समझ में आएगा कि जब आप अक्सर सुन रहे होते हैं या आपको लिबरल गिरोह बता रहे होते हैं कि हाँ ये तो ठीक है मगर इससे विकास होगा क्या, तो ये जो विकास होगा क्या वाला सवाल होता है, ये सवाल तभी महत्वपूर्ण होता है जब आपके पास सुरक्षा हो। विकास इस क्षेत्र में नहीं हो रहा था ऐसा नहीं है, विकास होना शुरू हो गया था। डेवलपमेंट के कई काम जो होते हैं वो इस इलाके में भी हो रहे थे, लेकिन चूंकि सुरक्षा नहीं थी इसीलिए मैतेई समुदाय के लोगों को आज वहाँ से भागना पड़ रहा है, पलायन करना पड़ रहा है। सारा विकास वहीं का वहीं धरा रह जाएगा और वो पलायन करके देश के किसी दूसरे हिस्से में अपने घर से कहीं बहुत दूर रहने को मजबूर होंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है कश्मीर में, कश्मीरी हिंदुओं के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ, और अब दोबारा आपको मणिपुर में होता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद है इस जानकारी के साथ और थोड़ा बहुत इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद, थोड़ा बहुत इन विषयों पर पढ़ने के बाद उत्तर पूर्व की आप भी बात करेंगे, उत्तर पूर्व को आप भी मुख्य धारा की चर्चा में लाएंगे ताकि दिल्ली दूर है ऐसा उन्हें न लगे। धन्यवाद।